जरा सोचो, तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जहां नीचे देखने पर सिर्फ बादल दिखते हैं। नीचे जमीन नहीं, सिर्फ बादल, और उनके भी नीचे एक 3000 मीटर की खाई। कोई फेंस नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, बस तुम, हवा और एक अंधा खड्डा। और ये जगह किसी एडवेंचर मूवी में नहीं है, ये इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में। जॉर्डन का लाल रेगिस्तान, इटली की चट्टान पे लटका हुआ एक लोहे का डब्बा, नेपाल की नीली झील, चाइना के नियॉन ग्रीन नमक के दामन, इथोपिया का उबलती हुई जमीन, एक रेल जो बादलों के ऊपर से गुजरती है, तुर्कमेनिस्तान में 50 साल से जल रहा एक गड्ढा, एक छुपा हुआ राज्य, और रशिया का बर्फ में डूबा हुआ किनारा। अब जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां जमीन लिटरली पिघल रही हो तुम्हारे पैरों के नीचे, हवा में केमिकल फैक्ट्री जैसी बू हो, और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस छांव में। रुको एक सेकंड, 50 डिग्री छांव में मतलब धूप में और ज्यादा, मतलब इस जगह का ज्यादा से ज्यादा टेम्प जानना ही मत चाहना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम जाएंगे इस धरती के उन 10 कोनों पे जो इतने एक्सट्रीम हैं, इतने वाइल्ड हैं, इतने अनबिलीवेबल हैं कि अक्सर लोग बिलीव ही नहीं करते कि ये जगहें एग्जिस्ट करती हैं। ये वो जगहें हैं जहां आम इंसान कभी नहीं जाता। कुछ जगहों तो ऐसी हैं जहां इंसान को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वहां है, कोई ना कोई वहां जीता है, कोई ना कोई वहां से प्यार करता है। तो तैयार हो, क्योंकि आज हम धरती के कोने कोने में जाएंगे और वहां जो देखेंगे वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ढंकर मॉनेस्ट्री, इंडिया। शुरू करते हैं इंडिया से, क्योंकि जब हम दुनिया के एक्सट्रीम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि एक ऐसी जगह हमारे अपने देश में है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में। नाम है ढंकर मॉनेस्ट्री, और पहले मैं तुम्हें बताता हूं ये दिखती कैसी है। जरा इमेजिन करो, एक पुरानी भूरी इमारत एक पतले से नीडल जैसी चट्टान की नोक पर टिकी हुई, और नीचे 3890 मीटर की घाटी। मतलब ये मॉनेस्ट्री जितनी ऊंची है उससे माउंट ब्लांक, यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, नीचे दिखाई देता। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट क्लियरली कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, या तो बहुत ब्रेव था या फिर उसे हाइट से बहुत ज्यादा प्यार था, या दोनों। ढंकर 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। ये स्पीति वैली का हिस्सा है, एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट जो साल के बड़े हिस्से में बाकी इंडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। न रोड, न कनेक्शन, सिर्फ बर्फ, खामोशी और वो मंक्स जो इस खास चट्टान को अपना घर चुनते हैं। लेकिन अब असली बात, और ये वो बात है जो यूनेस्को को बहुत बहुत चिंता में डाले हुए है। जिस चट्टान पर ढंकर टिका हुआ है वो टूट रही है। सदियों का इरोजन, भूकंप और मौसम ने इस बुनियाद को इतना कमजोर कर दिया है कि ढंकर ऑफिशियली दुनिया के सबसे एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। ये ढह सकती है पूरी तरह, हमारे जीते जी। 1000 साल की इबादत, 1000 साल की इंसानी हिम्मत, बस खत्म। और फिर भी मंक्स वहां रहते हैं, यात्री उस चट्टान पर चढ़ाई करते हैं, ट्रैवलर्स स्पीति की मुश्किल यात्रा करते हैं, सिर्फ उन दीवारों के पास बैठ के घाटी में देखने के लिए। क्योंकि ढंकर में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे साथ कुछ खास करता है। जब तुम उस मॉनेस्ट्री के किनारे पे खड़े हो और नीचे देखते हो, स्पीति और पिन नदियां कहीं दूर मिलती हुई, हर तरफ पहाड़ और एक ऐसी खामोशी जो शब्द से परे है, तुम बहुत बहुत छोटे फील करते हो। और अनोखी बात, वो छोटापन अच्छा लगता है। यही इंसान की पुरानी फितरत है, इम्पॉसिबल जगहों पर घर बनाना। क्योंकि जब तुम एक ऐसी चट्टान पर हो जो सिर्फ कुछ ही इंसान पहुंच सकते हैं, तो तुम पे हमला कौन करेगा। हिमालय की बर्फबारी ऊंचाइयों से अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां गर्मी है, खामोशी है और रेत है, जहां पुरानी सभ्यताओं ने एक ऐसी जमीन पे अपनी कहानियां लिखी हैं जो बिल्कुल किसी और प्लैनेट जैसी लगती है। वादी रम, जॉर्डन। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ये जगह पहले कहीं देखी है, तो तुमने सच में देखी है। रिडली स्कॉट ने यहां द मार्शियन शूट की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया यहां बनी, ड्यून के फिल्म मेकर्स यहां आए, डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट्स बार बार वादी रम वापस आते हैं, एक ही वजह से, ये बिल्कुल मार्स जैसी लगती है। 1800 मीटर तक ऊंचे लाल पत्थर के पहाड़ रेत के मैदान से सीधे ऊपर उठते हैं। कोई गोलमोल पहाड़ियां नहीं, सब कुछ वर्टिकल है, सब कुछ लाल है, सब कुछ बहुत बहुत पुराना है। वादी रम का मतलब होता है चांद की घाटी, जो फिटिंग है क्योंकि ये चांद जैसी भी लगती है। क्लियरली जो लोग यहां पहले आए उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाद में सोचते हैं ये मार्स है या चांद। वादी रम में 12,000 सालों से इंसानी आबादी है।
नबटियंस, वही पुरानी सिविलाइजेशन जिसने पेट्रा को चट्टान में तराश करके बनाया, उन्होंने यहाँ अपनी लिखाइयाँ छोड़ी हैं। यहाँ 4000 साल पुराने पेट्रोग्लिफ्स हैं। इंसानी हाथ रेत के पहाड़ में अपनी कहानी उकेरते हुए इन सबसे मुश्किल रेगिस्तान में। गर्मियों में वादी रम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को छूता है, रात को नियर जीरो, पानी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, हवा एक पल में रेत उठा के विजिबिलिटी जीरो कर सकती है। और फिर भी जॉर्डन के बेदुइन लोग इस रेगिस्तान को सदियों से अपना घर कहते हैं। वो हर घाटी जानते हैं, हर पानी का सोर्स जानते हैं, हर छांव जानते हैं। वो वादी रम में इस तरह चलते हैं जैसे ये उनका हिस्सा है। वादी रम की लाल रेत में एक सबक छुपा है कि दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स नेसेसरीली खाली नहीं होते, वो सिर्फ सिलेक्टिव होते हैं। वो कमजोर को बाहर रखते हैं और जो ताकत से उन्हें झेलते हैं उन्हें एक ऐसी नेमत देते हैं जो अल्फाज से बयां नहीं होती। और अब अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक जगह ऐसी है जहां इंसान एक खड़ी चट्टान के साइड में हवा में लटके हुए सोता है। बिवाक्को बुफा डी पेरेरो, इटली। इस पे ध्यान से नजर डालो। ये एक हट है, एक शेल्टर है, एक जगह है जहां इंसान सोने जाता है। और ये इटालियन एल्प्स की एक ऑलमोस्ट वर्टिकल चट्टान के साइड में बोल्टेड है, 2840 मीटर की ऊंचाई पर। बिवाक्को बुफा डी पेरेरो दुनिया के सबसे ड्रामेटिक बिवुएक शेल्टर्स में से एक। बिवुएक क्लाइंबिंग लैंग्वेज में बेसिकली एक इमरजेंसी शेल्टर होता है। जब तुम मिड क्लाइंब हो और चोटी अभी एक दिन दूर है तो रात गुजरने की जगह। और सोना इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एक लोहे के डब्बे में जो एक चट्टान से चिपका हुआ है, मैं गारंटी लेता हूं कि कोई 8 घंटे की नींद नहीं ले रहा वहां। इस हट में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की जगह है, ना रनिंग वाटर, ना हीटिंग, ना बाहर से कोई कनेक्शन। इसे पहुंचने के लिए टेक्निकल माउंटेनियरिंग चाहिए, रोप्स, एंकर्स, हार्नेसेस, कोई आसान रास्ता नहीं, कोई रास्ता ही नहीं एक्चुअली। और फिर भी पूरे यूरोप के माउंटेनियर्स स्पेसिफिकली अपनी क्लाइंबिंग इस हट में रात गुजारने के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि इस हट की टाइनी खिड़कियों से सुबह सवेरे एक ऐसी चीज दिखती है जो शायद किसी और इंसान को नहीं दिखती। एल्प्स चारों तरफ फैले हुए, चोटियां बादलों में घूम रही हैं और तुम 2800 मीटर की ऊंचाई पर चट्टान और आसमान के बीच लटके हुए। इतनी एक्सट्रीम जगह पर कुछ अजीब सा सुकून होता है। जब सब कुछ स्ट्रिप हो जाता है, कंफर्ट, कनेक्टिविटी, सेफ्टी, तो सिर्फ जरूरी चीजें बचती हैं, तुम्हारा सांस, चट्टान, रोशनी। इंसान सदियों से इम्पॉसिबल टेरेन पर चढ़ते आए हैं, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और के लिए। एक ऐसे जगह होने की जरूरत जो तुम्हें बिल्कुल टेस्ट करे, एक ऐसे व्यू को अर्न करने की जरूरत। इटालियन चट्टान के लोहे के डब्बे से अब चलते हैं एक ऐसी झील की तरफ जो जमीन और आसमान के बीच की दुनिया में बसती है, इतनी ऊंची कि वहां की हवा भी पतली है। और जो लोग वहां पहुंचते हैं वो कहते हैं कि उन्हें एहसास होता है जैसे उन्होंने कुछ सीक्रेट छू लिया हो। टिलिचो लेक, नेपाल। समुद्र तल से 4919 मीटर की ऊंचाई पर नेपाल में टिलिचो लेक दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, माउंट ब्लांक पूरा यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ 4807 मीटर का है। टिलिचो लेक उससे ऊंची है और ये ब्रेथ टेकिंग है, एक ऐसी टर्कवाइज का रंग जिसे देख के लगता है किसी ने फोटोशॉप कर दिया हो। झील एक नेचुरल एम्फीथिएटर में बैठे, चट्टान और बर्फ से घिरा, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल खामोश। एक आईना जो एक ऐसे आसमान को रिफ्लेक्ट करता है जो इस ऊंचाई पर ज्यादा गहरा, ज्यादा कोयला रंग का दिखता है। इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली है कि बात करना भी मुश्किल लगता है। तुम्हारे लंग्स रफली 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। टेक्निकली तुम सफर कर रहे हो और फिर भी लोग कहते हैं कितना सुंदर है। इंसान ट्रूली अजीब मजलूम होते हैं। टिलिचो लेक तक का ट्रैक बहुत कठिन है। रास्ता अन्नपूर्णा सर्किट से होता है, दुनिया के मशहूर ट्रैकिंग रूट्स में से एक, और फिर उससे भी ऊपर। लास्ट अप्रोच एक खड़ी टूटती हुई ढलकान पर है जहां एक गलत कदम का मतलब है एक बहुत लंबा गिरना। लेकिन ये यात्रा सदियों से होती आई है। हिंदू और बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री इस सफर पर अनंत काल से आ रहे हैं। हिंदू परंपरा में टिलिचो को अन्नपूर्णा रीजन का एक सेक्रेड जल स्थान माना जाता है, डिविनिटी से जुड़ा हुआ। एक पुरानी तिबेटियन ग्रंथ में इसी झील का जिक्र है, एक ऐसी जगह जहां देवता आराम करते हैं। 2023 में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ने ग्लेशियर का अचानक पानी रिलीजिंग टिलिचो के नीचे की घाटियों में एक बाढ़ भेज दी। ब्रिजेस और ट्रेल सेक्शंस तबाह कर दिए।
क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ ट्रैक को नहीं, झील को ही खतरे में डाल रहा है। जो सेक्रेड है, जो इररिप्लेसेबल है, एक टाइमर पर जो हमने खुद सेट किया। टिलिचो एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे अंदर पीस भर देती है, लेकिन हमारा अगला पड़ाव ऐसा नहीं करता। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे अंदर अजीब तरह का डल और हैरत दोनों एक साथ भर देती है। एमरल्ड सॉल्ट लेक्स, चाइना। ये रियल हैं। पहले ये बात क्लियर कर देता हूं, ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं। एआई जनरेशन नहीं, कलर ग्रेडिंग नहीं, पेंटिंग नहीं। ये जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, चाइना के चिंगहाई तिब्बत प्लेटो पर, और ये इसी तरह दिखती है। डाचाईडैन एमरल्ड लेक्स, जो कभी-कभी एमरल्ड सॉल्ट लेक्स भी कहलाती हैं, कैदाम बेसिन में रफली 3100 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जियोलॉजिकल एक्सीडेंट का नतीजा है। अलग अलग मिनरल्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्गी, बैक्टीरिया और बदलती रोशनी के साथ मिलके पानी को लिटरली, विजुअली इलेक्ट्रिक ग्रीन बना देता है। अगर तुम ये फोटो किसी को बिना कॉन्टेक्स्ट के दिखाओ और पूछो ये कहाँ की जगह है, मैं गारंटी लेता हूँ ज्यादातर लोग कहेंगे कोई वीडियो गेम या बुखार में देखा हुआ सपना। चिंगहाई, चाइना नहीं। रंगों का कोई एक चेहरा नहीं। गर्मियों में पानी इंटेंस जेड ग्रीन हो जाता है, सर्दियों में नमक के क्रिस्टल सरफेस पर बन जाते हैं और पूल्स किसी एलियन आइस वर्ल्ड जैसे लगने लगते हैं। ऊपर से देखो, नमक के मैदान और पानी की चैनल से जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसी लगती है, एक ऐसी स्केल पर जो सिर्फ ड्रोन या सैटेलाइट से दिखती है। काफी समय तक डाचाईडैन कंप्लीटली इनएक्सेसिबल था, एक रिमोट इंडस्ट्रियल एरिया, एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटो पर, मेनली नमक और मिनरल्स के लिए यूज होता था। ये डिस्कवरी की ये सब कुछ अस्टॉनिशिंगली, इम्पॉसिबली सुंदर भी है, रिलेटिवली रीसेंट है, ड्रोन और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अब ये चाइना के सबसे ड्रामेटिक जियो टूरिज्म डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है, लेकिन एक्सेस अभी भी मुश्किल है। एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, नमक के मैदान अनस्टेबल है, एरिया अभी भी पार्शली इंडस्ट्रियल है। ये जगह कैजुअल विजिटर्स का स्वागत आसानी से नहीं करती। एक पैटर्न दिख रहा है, क्या नहीं? इस धरती की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह है, ऑलमोस्ट हमेशा तुमसे कुछ मांगती है। वो गिफ्ट रैप नहीं आती, वो स्मूथ रोड्स और वाईफाई के साथ नहीं मिलती, वो तुमसे अर्न करने को कहती हैं। और कोई भी जगह इस लिस्ट में डैनेकल डिप्रेशन जितना ज्यादा तुमसे अर्न करने की डिमांड नहीं करती, जो एक ऐसी जगह है जो इंसान के रहने के लिए हर मेट्रिक पे वर्स्ट है और फिर भी अजीब तौर पर इस प्लैनेट के सबसे मेस्मराइजिंग नज़ारों में से एक है। डैनेकल डिप्रेशन, इथियोपिया। इथियोपिया का डैनेकल डिप्रेशन ऑलमोस्ट हर साइंटिफिक मेजर से इंसान के होने की सबसे बुरी जगह है। ये समुद्र तल से 116 मीटर नीचे बैठता है, प्लैनेट के सबसे लो पॉइंट्स में से एक। इस रीजन का एवरेज टेम्परेचर साल भर 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, अक्सर 50 डिग्रीज तक पहुंच जाता है। जमीन एक्टिव लावा फील्ड्स, सल्फ्यूरिक एसिड पूल्स और नियॉन येलो, ग्रीन और ऑरेंज नमक फॉर्मेशन से ढकी हुई है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की बू है। जमीन लिटरली टूट पड़ सकती है तुम्हारे नीचे। जियोथर्मल पूल्स के ऊपर पतली नमक की परत। 2017 में टूरिस्ट्स का एक छोटा ग्रुप एक्टिव लावा लेक के पास गया। जमीन ढह गई, कई लोग मरे। ये वो जगह है जहां गलती की कोई माफी नहीं। और फिर भी अफर लोग यहां हजारों सालों से रह रहे हैं, क्योंकि जब तुम डैनेकल डिप्रेशन को नॉर्मलाइज कर लो तो दुनिया में बाकी सब कुछ शायद इजीली मैनेजेबल लगे। अरे भाई, यहां तो सिर्फ 40 डिग्री है, डैनेकल में 50 था। अफर लोग यहां नमक निकालते हैं सदियों से। लंबे सीधे स्लैब्स हाथ से काट के ऊंटों पर लाद के इथियोपिया और एरिट्रिया के बाजारों तक ले जाते हैं। एक ऐसी रीजन जहां कोई फॉर्मल इकोनॉमी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और ऐसी कंडीशंस हैं जो ज्यादातर लोगों को घंटों में हॉस्पिटलाइज कर दें। अफर ने एक ट्रेड रूट, एक कल्चर, एक घर बनाया है। और डैनेकल पैराडॉक्सिकली लाइफ की ओरिजिन के स्टडी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है। यहाँ के एक्सट्रीम केमिकल और टेम्परेचर कंडीशंस अर्ली अर्थ जैसे माने जाते हैं, वो कंडीशंस जिसमें पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए। साइंटिस्ट्स जो ये जानना चाहते हैं कि इम्पॉसिबल एनवायरनमेंट्स में लाइफ कैसे शुरू होती है, वो बार बार डैनेकल आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। मार्स, यूरोपा, डीप ओशंस। धरती के सबसे नीचे की जगह से अब हम जा रहे हैं इस लिस्ट की सबसे ऊंची जगह पे। एक रेल लाइन जो बादलों के ऊपर से गुजरती है, दुनिया के सबसे हॉस्टाइल टेरेन को क्रॉस करते हुए। और जो अस्टॉनिशिंग है वो ये नहीं कि ये एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये है कि इसे बनाया कैसे गया। चिंगहाई तिब्बत रेलवे, चाइना।
अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर चिंगहाई तिब्बत रेलवे 5072 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। ट्रेन टिबेटन प्लेटो पर चलती है, एक वास्ट, फ्रोजन, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जंगली मैदान जो अक्सर दुनिया की छत कहलाता है। जिनिंग से लहसा तक का सफर रफली 21 घंटे का है और इस सफर का बड़ा हिस्सा ऐसी जमीन से गुजरता है जो इतनी वास्ट और इतनी खाली है कि इंसानी दिमाग उसे प्रोसेस करने के लिए स्ट्रगल करता है। प्लाटो हर तरफ फैला हुआ, पेड़ का नाम नहीं, और एक होराइजन जो नामुमकिन दूर लगता है। आसमान इस ऊंचाई पर एक गहरा कोयला नीला रंग लिए होता है। ट्रेन पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पंप करती है क्योंकि इस एलिवेशन पर 21 घंटे एम्बिएंट एयर में ट्रैवल करना ज्यादातर लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस दे देता। मतलब तुम लिटरली एक प्रेशराइज्ड ट्यूब में हो जो दुनिया के टॉप पर से गुजर रही है, जो या तो बहुत इंप्रेसिव इंजीनियरिंग है या बिल्कुल पागलपन, डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर। इस रेलवे को बनाना काफी इंजीनियर्स ने इम्पॉसिबल समझा था। परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन जमीन, प्लेटो के बड़े हिस्से में अनस्टेबल है। डायरेक्टली ऊपर ट्रैक्स बिछाओ और वो टेम्परेचर के बदलाव के साथ हिल जाते हैं। सॉल्यूशन था एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंजीनियर्स ने ऐसे स्पेशल सपोर्ट्स डिजाइन किए जो ट्रैक्स के नीचे जमीन को एक्टिवली कूल करते हैं, परमाफ्रॉस्ट को फ्रोजन और स्टेबल रखते हैं, चाहे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ें। 2000 किलोमीटर ट्रैक, 675 ब्रिजेस, 102 टनल्स, ऐसी एलिवेशंस पर बनाया गया जहां वर्कर्स को एल्टीट्यूड सिकनेस होती थी, ऐसे टेम्परेचर्स में जो इक्विपमेंट फ्रीज कर देती थी, ऐसी जमीन पर जो हिलती है। चिंगहाई तिब्बत रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है। स्टील और कंक्रीट में एक स्टेटमेंट कि कोई भी टेरेन ऐसा नहीं है जिसे इंसान ऑफ लिमिट्स डिक्लेयर करे, जो हमें अप्रोप्रिएटली एक ऐसी जगह ले जाता है जहां इंसानों ने कुछ ऐसा किया है जो इस लिस्ट के स्टैंडर्ड से भी जेन्युइनली, डीपली, वंडरफुली, इनएक्सप्लिकेबली पागल है। जमीन में एक गड्ढा, एक रेगिस्तान के बीच आग में 50 साल से ज्यादा से चलते हैं तुर्कमेनिस्तान। दरवाजा गैस क्रेटर, तुर्कमेनिस्तान। ये है दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डोर टू हेल, जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। और मैं चाहता हूं तुम समझो तुम क्या देख रहे हो। ये एक क्रेटर है, रफली 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा, तुर्कमेनिस्तान के कराकुम डेजर्ट में, और ये आग में है कंटिन्यूअसली रफली 1971 से। कैसे? 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट्स गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे। एक पॉकेट मिली, जमीन धन गई, एक बड़ा सिंक होल बन गया। फैसला किया गया कि मीथेन गैस को आग लगा दो। सोच ये थी कि कुछ हफ्तों में जल के खत्म हो जाएगी। वो 50 साल पहले की बात है, आग अभी भी जल रही है। मैं सोचता हूं कि कुछ हफ्ते की एस्टिमेट स्लाइटली ऑफ थी। 2022 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया कि आग बुझाई जाए। गए हुए गैस की इकोनॉमिक लॉस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट से परेशान थे। कोशिशें हुई हैं, आग जारी है। इस पॉइंट पर दरवाजा क्रेटर ने कई गवर्नमेंट्स, सोवियत यूनियन खुद और काफी सीरियस इंजीनियरिंग एफर्ट्स को आउटलास्ट कर दिया है। रात को क्रेटर इर्द गिर्द के रेगिस्तान को एक ईयरी नारंगी रोशनी से रोशनी देता है, किलोमीटरों दूर से दिखता है। किनारे पर खड़े हो जहां तुम एक्चुअली जा सकते हो, कोई फेंस नहीं है, तो 30 मीटर नीचे से गर्मी फील होती है। आवाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक गहरा कंटिन्यूअस गुरगुराट, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे बंद अथॉरिटेरियन स्टेट्स में से एक है। जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। दरवाजा तक की सड़क रेगिस्तान के हजारों किलोमीटर क्रॉस करती है। प्रैक्टिकली कोई टूरिस्ट फैसिलिटीज नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई हेल्प अवेलेबल नहीं अगर कुछ गड़बड़ हो। और फिर भी लोग आते हैं। दुनिया भर से वो एक दुनिया के सबसे रिस्ट्रिक्टिव बॉर्डर्स पर से क्रॉस करते हैं और रात के अंधेरों में खाली रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं, सिर्फ एक सोवियत एक्सीडेंट के किनारे पे खड़े होने के लिए, जो कैटास्ट्रोफिकली और फिर समहाउ मैग्निफिसेंटली गलत हो गया। एक एक्सीडेंटल वंडर से अब एक इंटेंशनल एक की तरफ। हमारा अगला पड़ाव एक राज्य है, एक छुपा हुआ राज्य, डेकेड्स तक दुनिया से सील्ड। हिमालय के किनारे पर ऐसी गुफाओं की रक्षा करते हुए जो लिखित इतिहास से भी पहले की हैं।
मुस्टैंग, नेपाल। मुस्टैंग का राज्य। 1992 तक ये जगह सभी भाइयों के लिए बंद थी। एक रिस्ट्रिक्टेड जोन, एक फॉरबिडन लैंड। नेपाल ने इसे एक सेमी ऑटोनोमस किंगडम के रूप में रहने दिया, अपने राजा के साथ जो काठमांडू को जवाब देता था, लेकिन अपनी जमीन को अपने पुराने कवायद से चलाता था। मुस्टैंग हिमालयन रेन शैडो में बैठता है, मतलब जो मॉनसून बारिश नेपाल के बाकी हिस्से को भिगाती है वो यहां कभी नहीं पहुंचती। नतीजा, एक सूखा, हवा से तराशा हुआ मंजर, गहरे लाल, नारंगियों और पीले रंग में, पुरानी नदी की खाइयों से कटा हुआ। ये अमेरिकन साउथवेस्ट ज्यादा लगता है हिमालय से, और इसके चट्टानों से, लिटरली चट्टानों के अंदर हैं हजारों गुफाएं खड़ी चट्टानों में। कुछ सिर्फ रोप से पहुंची जा सकती हैं, और 1990s में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन्हें खोला तो उन्हें लाशें मिली, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, एक सिविलाइजेशन जो 3000 साल से चट्टानों की गुफाओं में जीती और मरती थी। मुस्टैंग की स्काई केव्स दुनिया के महान अनसॉल्व्ड आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज में से हैं। इन्हें किसने बनाया, कैसे? खड़ी चट्टान के 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर, बिना किसी ऑब्वियस पहुंच के रास्ते के साथ। आज की थियरी यह है कि गुफाओं का यह नेटवर्क बरियल, मेडिटेशन और शेल्टर के लिए यूज होता था, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अनक्लियर है। और हमारे आखिरी पड़ाव की तरफ, जो इस पूरी लिस्ट में किसी भी चीज से ज्यादा एक्सट्रीम है, चुकोटका, रशिया। रशिया की चुकोटका ऑटोनॉमस ओक्रुग, एक रीजन रशिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न नोक पर, इतना दूर ईस्ट कि ये एक्चुअली इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है। इतनी दूर के निकट शहर मगादन लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इतना ठंडा कि जनवरी का एवरेज टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, कुछ इनलैंड एरियाज में और भी नीचे। और सिर्फ 86 किलोमीटर दूर बेरिंग स्ट्रेट के पार अलास्का, अमेरिका। साफ दिन में चुकोटका के सही जगह से तुम यूनाइटेड स्टेट्स देख सकते हो। 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स, 2 बिल्कुल अलग दुनिया, पानी से अलग, जिसे टेक्निकली तुम तैर के क्रॉस कर सकते हो, लेकिन मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि मत करो। चुकोटका वो भी अकेला जगह है जहां तुम टेक्निकली कल से ज्यादा पास हो आज से, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन उस स्ट्रेट से गुजरती है। मतलब तुम सोमवार में खड़े होके इतवार देख सकते हो, जो या तो एक फिलोसॉफिकल मेटाफर है या सिर्फ एक मैथ्स का सवाल, डिपेंड करता है तुम्हारी तबीयत पर। चुकची लोग इस कोस्ट पर 4000 सालों से ज्यादा से रहते हैं। वो समुद्री शिकारी हैं, वेल और वॉलरस शिकारी, जिन्होंने ऐसे कंडीशंस में एक कल्चर बनाया जो ज्यादातर इंसान मॉडर्न इक्विपमेंट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। उनका परंपरागत गोल घर यरंगा इंसुलेशन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। उनके सी आइस पर के रास्ते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नेविगेट किए हजारों साल के अक्यूमुलेटेड नॉलेज की निशानी है। चुकोटका में प्लैनेट के महान वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल्स में से एक भी है। पैसिफिक वॉलरस, उनके में से 1 लाख से ज्यादा गर्मियों के अंत में चुकची कोस्ट के बीचेस पर आते हैं। नजारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। विशाल जानवरों की एक लहराती भीड़, आवाज और बू ओवरवेलमिंग, जीव विज्ञान की शेयर अबंडेंस अस्टॉनिशिंग। ग्रे वेल्स इस कोस्ट के साथ माइग्रेट करती हैं। पोलर बेयर सर्दियों में सी आइस पर घूमते हैं। गर्मियों में टंड्रा एक छोटी सी जान में आ जाता है। आर्कटिक फॉक्सेस, रेनडियर और लाखों की तादाद में माइग्रेटरी पक्षी। चुकोटका उस जगह पर बैठता है जहां कभी बेरिंग लैंड ब्रिज था, वो पुराना रास्ता जिससे पहले इंसान अमेरिकाज में दाखिल हुए, रफली 15,000 से 20,000 साल पहले। चुकोटका के लोग एक बहुत ही रियल सेंस में उन इंसानों के वंशज हैं जिन्होंने ईस्ट जाना डिसाइड किया और चलते रहे एक ऐसी दुनिया में जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखी थी। 10 जगहें, एक ऐसी धरती के 10 कोने जो इससे कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा एक्सट्रीम और कहीं ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जितना हम में से ज्यादातर अपने आरामदेह घरों में बैठे अपने फोन स्क्रॉल करते कभी महसूस करते हैं। इन सब जगहों को क्या जोड़ता है? ये एक्सट्रेमिटी नहीं है, ये खूबसूरती नहीं, ये कुछ और है। ये इंसानी मौजूदगी का सबूत है। हर एक जगह पर, चाहे कितनी भी हॉस्टाइल हो, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी जहरीली हो, इंसान हैं, हमेशा से थे।
ये दुनिया नाजुक नहीं है, ये हमेशा सेफ नहीं है, लेकिन ये अस्टॉनिशिंग है और ये तुम्हारी है अगर तुम इसे अर्न करने के लिए तैयार हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम की लगी तो शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो सोचता है उसने सब देख लिया है। और अगर इस लिस्ट में कोई जगह है जिस पर मैं एक अलग फुल वीडियो बनाना चाहता हूं, नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं।